अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपनीज़ की इनकम स्टेटमेंट दोबारा से बनाएंगे। ओ लेवल एंड ए लेवल में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की इनकम स्टेटमेंट दो तरीक़ों से बनती है। एक पहला तरीका है बेटा, उसकी हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, शिली शैली लिमिटेड। उस इनकम स्टेटमेंट में क्या वो देखें, वो ये फॉर्मेट है जो अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो हमने इस फॉर्मेट से बनाई थी। अदर इनकम के बाद हमने लेस हेडिंग दी थी ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। तो ये जो हेडिंग है, इसके बाद हमने सारे एक्सपेंसेस को इंडिविजुअली ले लिया था, जैसे सैलरीज़ हैं, रेंट है, हीटिंग लाइटिंग है, टेलीफोन, एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन, सब चीज़ें इंडिविजुअली हमने ले ली। बट समटाइम्स वो क्वेश्चन में कहता है कि जी आप कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनाएं, लेकिन एक डिफरेंट मेथड से वो हमें बोलता है। वो डिफरेंट मेथड कौन सा है, उसको हम कहते हैं कि जी आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो बेस्ड ऑन द फंक्शनल हेड्स, कि आप एक्सपेंसेस जो हैं उनके 3 या 4 ग्रुप्स बना लेते हैं। मतलब मैं दोबारा देखें, आपको डिस्प्ले करके बताता हूँ। ये इनकम स्टेटमेंट है ऑपरेटिव एक्सपेंसेस के साथ, जहाँ पे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस इंडिविजुअली लिए जाते हैं। और ये इनकम स्टेटमेंट है ग्रुप्स में, कि एक्सपेंसेस जो हैं उनके ग्रुप्स बन गए हैं। आपने 3 ग्रुप्स बनाए हैं ऑपरेटिव एक्सपेंसेस के। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, और अदर एक्सपेंसेस है। अब ये ग्रुप्स कैसे बनाने होते हैं वो हमें क्वेश्चन में उसका तरीका बताया होता है। बाकी अगर आप देखो तो बेटा ये वाला फॉर्मेट और ये जो दूसरा फॉर्मेट है, ये इसके बाद बिल्कुल सेम है। ऑपरेटिव एक्सपेंसेस से पहले भी सेम था, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद ये और दोनों सेम है। अच्छा, आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे कंपनी की यूजिंग द फंक्शनल हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस, डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस के हिसाब से। फंक्शंस जो हैं डिपार्टमेंट्स को कहते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कॉमन है ओ लेवल एंड ए लेवल में। क्वेश्चन 2B KMCP पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाला क्वेश्चन है। ये बेटा हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में आती हैं और कौन सी जो है वो SFP में आती हैं। अगर आप आगे देखें तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, इसको भी डिस्कस करते हैं। और ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है जो हमने बनानी। तो पहले जो है बेटा हम ज़रा मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में आएंगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में आती है। अच्छा, फिर देखो बेटा ये परचेजेज एंड सेल्स हैं, ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा। रिटर्न्स हैं, इनकम स्टेटमेंट में आएंगी। कैरिज इनवर्ड्स हैं, इनकम स्टेटमेंट में आएंगी। सैलरीज एंड वेजेस हैं, इनकम स्टेटमेंट में आएंगी। रेंट एंड इंश्योरेंस है बेटा, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। इरिकवरेबल डेट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। इसके अलावा जो आइटम्स हैं बेटा वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, तो मैं उनको इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त नहीं लूँगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। तो अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री देखें तो 1,75,000 की आ रही। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमिसेस है। डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमिसेस कैसे निकालनी है जी? 2% स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालनी। तो हम प्रेमिसेस की कॉस्ट का 2% ले लेंगे। फिर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है, वो 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमने लेनी है। तो बेटा ये भी इनकम स्टेटमेंट में आ रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये वाली भी इनकम स्टेटमेंट में आएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, ये वाली भी इनकम स्टेटमेंट में आएगी। अच्छा, फिर अगर आप देखो तो एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस दी हुई है, कि जब आपका ईयर एंड हुआ तो कुछ सैलरीज एंड वेजेस ऐसी थी जो आपने पे करनी थी लेकिन वो अनपेड रह गई है। तो अनपेड एक्सपेंसेस को एक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं। अब ये आपने ऐड करने होते हैं। तो हम ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें सैलरीज एंड वेजेस देखो कहाँ दी हुई है। ये 76 की दी हुई है बेटा, इसमें 8 जो है वो आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं 8? क्योंकि वो एक्रूड हैं। ठीक है, याद रखें ये 1000 हमने कॉमन लिए हुए हैं, तो 8000 आपने यहाँ नहीं लिखना, 8 लिखना है। ठीक है, 3 ज़ीरोज़ कॉमन। फिर बेटा प्रीपेड रेंट आपको दिया हुआ है, मैं इसका लिख लेता हूँ, इनका स्टेटमेंट में आएगा। रेंट देखें, ये रेंट पे कुछ प्रीपेड है, तो प्रीपेड रेंट जो ये रेंट पे होगा वो रेंट एक्सपेंस में से माइनस होगा। तो अगर आप यहाँ देखें, ये प्रीपेड रेंट हमें नज़र आ रहा है 2000 का प्रीपेड है, तो हम यहाँ पे इसमें से 2 माइनस कर देंगे।
ठीक है, ओके आगे चलते हैं जी। इसके बाद अगर आप देखो तो एक्सपेंसेस को हमने कैसे क्लासिफाई करना है, उसके ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, तो वो हमें बता रहा है कि जी आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का ग्रुप बनाना है, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बनाना है और एक अदर एक्सपेंसेस का बनाना है। अब उनमें एक्सपेंसेस हमने किस रेशो से लेने हैं, किस परसेंटेज से लेने हैं, वो गिवन है। अब रेंट एंड इंश्योरेंस है बेटा, 40% जो रेंट होगा इंश्योरेंस वो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में लें, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 40% और फिर 20% अदर एक्सपेंसेस, इसी तरह बाकी भी हैं। अच्छा ये 10,000 टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में आता है। चलें बेटा लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। अब हमें पता है कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहली 10 चीज़ें हमने एज इट इज़ लिख लेनी होती हैं। याद रखें इनकम स्टेटमेंट का वर्ड अब थोड़ा पुराना हो गया है, तो हम इनकम स्टेटमेंट के वर्ड की जगह जो नया वर्ड है वो यूज़ कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा, नई वर्डिंग जो है वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। तो आप कोशिश करें कि अब आप इनकम स्टेटमेंट का वर्ड ना यूज़ करें, आप प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का वर्ड यूज़ करें, ठीक है, ओके। चलिए मुझे याद है कि इसकी 10 चीज़ें बेटा पहले लिखनी होती हैं एज इट इज़। तो पहले मैं सेल्स लूँगा, सेल्स कभी सेल्स का वर्ड दिया होता है, कभी रेवेन्यू का वर्ड दिया होता है, तो वो दोनों सेम है। सेल्स में से बेटा क्या लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न, ठीक है। फिर बेटा क्या लेस करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके जी। अच्छा बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहली चीज़ आपको पता है क्या आती है, पहली चीज़ आती है ओपनिंग इन्वेंट्री। अब मैं ओपनिंग इन्वेंट्री का वर्ड इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं जो इसकी वर्डिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लिखें इन्वेंट्री एट 1 जुलाई, ठीक है, सॉरी 1 जुलाई 2003, ये आपके स्टार्ट ऑफ द ईयर की इन्वेंट्री है, ठीक है, इसको ओपनिंग इन्वेंट्री का बोलेंगे। ऐड करेंगे बेटा, सॉरी आज ये कीबोर्ड जो है ना वो कुछ काम नहीं कर रहा मेरा, इसमें बेटा ऐड करेंगे हम परचेजेस, फिर हम उसमें ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड्स, फिर इसमें से लेस करेंगे हम परचेजेस रिटर्न, ठीक है बेटा। जब ये सब कर लेंगे तो फिर आपको पता है इसमें से फिर हमने लेस करनी होती है क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सब कर लेंगे तो हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, सही है जी, ओके। अच्छा फिर इसके बाद आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने चीज़ क्या ऐड करनी होती है, अदर इनकम, बिल्कुल ठीक है। तो ये 10 चीज़ें मैंने एज इट इज़ बेटा लिख लिए हैं। चले अब इनकी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब मुझे सबसे पहले सेल्स या रेवेन्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पे परचेजेस एंड सेल्स इकट्ठी दी हुई हैं, तो मैं यहाँ इनको ले लेता हूँ। तो सेल्स जो है वो राइट साइड वाली हैं 690, और सेल्स रिटर्न देखो आपको ये रिटर्न्स में डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न मिल रही हैं, $10 की हैं, ठीक है। तो 690 की सेल्स हैं और $10 की सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न आपको डेबिट साइड पे मिलती हैं बेटा, ये मिडल कॉलम में आपने लिखना होगा, ठीक है। अच्छा जी एक मिनट में ज़रा इसको ठीक कर लूँ, ठीक है जी। तो बेटा मिडिल कॉलम में सेल्स हमने लिख दी 690, इसमें से अब हमने जो $10 है वो माइनस करना होगा, तो आपके पास आ जाएगा 680, ठीक हो गया जी। तो ये आपकी नेट सेल्स आ गई। अच्छा अब इसके नीचे लाइन लगा दिया करें, जब आप सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो इसके नीचे लाइन लगा दिया करें। अच्छा अब मुझे चाहिए बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं कि इन्वेंट्री एट 1 जुलाई 2003 किधर दी हुई है, बिल्कुल ये दी हुई है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ये 155 की दी हुई है जी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा हमने सेकंड कॉलम में लिखनी है 155। अब मुझे चाहिए परचेजेस, तो सेल्स के साथ मुझे परचेजेस दी हुई थी, ये देखो 380 की 380 की परचेजेस हैं, लेफ़्ट साइड पे परचेजेस लिखा हुआ है तो लेफ़्ट वाली अमाउंट लें,
फिर रिटर्न्स में देखो बेटा ये जो $20 का सेल्स परचेजेस रिटर्न है ये भी आप ले लेंगे। तो 380 परचेजेस हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और परचेजेस रिटर्न जो हैं अगर आप देखें तो वो $20 की हमें परचेजेस रिटर्न नज़र आ रही है। अब मुझे चाहिए कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड इस क्वेश्चन में बिल्कुल दिया हुआ है। जिन आइटम्स के साथ हमने इनकम स्टेटमेंट मार्क किया है हमने वही लेना है। तो देखो कैरेज इनवर्ड $5 का हमें दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ $5 जो है वो लिख लेंगे। तो बेटा अब ये परचेजेस में कैरेज इनवर्ड ऐड करें, परचेजेस रिटर्न माइनस करें, तो जो अमाउंट आएगी वो आपने मिडल कॉलम में लिख लेनी है। तो 380 + 5 - 20 हमारे पास जो अमाउंट आती है बेटा वो आती है 365। ओके जी, अब हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। क्वेश्चन में जाते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ देखिए आपको गिवन है, ये 1,75,000 की गिवन है, तो आपने 175 सिर्फ यहाँ लिखनी है, ठीक है, क्योंकि हमने जो $1000 हैं वो कॉमन लिए हैं, तो 175 यहाँ लिखें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए आप जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने लिखी है उसके नीचे एक लाइन लगाएं जो कि मिडल और लास्ट कॉलम दोनों में से गुजर जाए। तो ये 155 और 365 को ऐड करेंगे और 175 बेटा माइनस कर देंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या अमाउंट आती है। हमारे पास अमाउंट आती है 345। ओके, तो 680 हमारी नेट सेल्स हैं, 345 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लेस करते हैं बेटा, तो हमारे पास 335 आ जाएगा। मैंने 680 में से 345 लेस किया तो 335 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैंने अदर इनकम इसमें ऐड करनी है। अब देखते हैं जी कि इनकम स्टेटमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ था। जी ये इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ था, तो ये तो एक्सपेंसेस हैं जी। ये डिस्काउंट रिसीव देखें मुझे नज़र आ रहा है $11 का, तो यही मेरी एक सिंगल इनकम है जो कि अदर इनकम में आएगा। तो अदर इनकम में बेटा जाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आई थिंक $11 है, तो वो आप यहाँ लिख लें। अब जब एक ही अदर इनकम दी हो तो आपको मिडिल कॉलम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सेकंड कॉलम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे थर्ड कॉलम या लास्ट कॉलम में ले लें। सो गुड। अब अगर आप देखें तो हम फॉर्मेट को भी नज़र मार लेते हैं दोबारा से। तो बेटा अगर आप देखो तो हम यहाँ तक तकरीबन पहुँच आए हैं, हमने अदर इनकम तक सारी चीज़ें ले ली हैं। अब मैंने 3 यहाँ पे एक्सपेंसेस के ग्रुप लिखने हैं। लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लेस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, समटाइम्स वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है, तो आप वर्ड वो यूज़ करें जो क्वेश्चन में लिखा है। और फिर तीसरा अदर एक्सपेंसेस, तो बेटा वो उनकी हेडिंग में यहाँ दे देता हूँ। चलें बेटा, अब मैं इसमें लेस कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिर बेटा मैं लेस कर रहा हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब ये आप हेडिंग्स दे रहे हो लेकिन अभी इनकी वर्किंग करनी बाकी है, ठीक है। फिर आप इसमें से लेस कर रहे हो बेटा क्या, अदर एक्सपेंसेस, जी ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीनों आपने एक्सपेंसेस के ग्रुप बनाए हैं इनकी कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी हमें, तो उसके लिए हम शो कर देते हैं, इधर नोटिफाई कर देते हैं कि जी वर्किंग 1 के थ्रू ये आ रही है, तो हम इनके लिए वर्किंग 1 बनाएंगे, ठीक है, W1 वर्किंग 1। ओके, सो वो वर्किंग्स अगर आप देखो तो आपको नेक्स्ट पेज पे बनानी होती हैं। ये अगर आपका फर्स्ट पेज है आंसर शीट का, तो सेकंड पेज बेटा आप वर्किंग्स के लिए रख लें। मैं इनको पहले से मैंने लिख के रख लिया है ताकि टाइम बच जाए। तो सेकंड पेज पे आप ऊपर हेडिंग देंगे वर्किंग्स और फिर W1 लिखेंगे वर्किंग 1। ओके, तो अब ये जो एक्सपेंसेस हैं हमारे ये किस तरह हमने लेने हैं जी। अगर आप देखें तो ये चार्ट सा हमें एक दिया हुआ है जिसपे सारी परसेंटेजेस लिखी हुई, तो हमने ये सारे एक्सपेंसेस के जो नाम है ना ये उठाने हैं और उनको इसी तरह की वर्किंग बना के इधर लिख लेने हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये सारे इधर आ जाते हैं। तो आपने भी बेटा इसी तरह 3 लाइनें लगानी है, 3 कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। इनके नीचे डॉलर्स लिखने हैं, डॉलर थाउजेंड्स में हैं। ओके, फिर लेफ़्ट साइड से फिर आप रेंट एंड इंश्योरेंस से इसको शुरू कर दें। तो अगर हम रेंट एंड इंश्योरेंस को देखें तो पहले हम उनकी अमाउंट देखते हैं कि रेंट एंड इंश्योरेंस की अमाउंट क्या है। तो
यहाँ पे अगर आप बेटा देखें तो ये रेंट एंड इंश्योरेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, $21 का हमें गिवन था, उसमें से $2 के प्री पेड थे, ठीक है। तो हम एज इट इज़ इसको यहाँ जाके वर्किंग में लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो $21 का वो हमें गिवन था और $2 का जो था वो प्री पेड था, तो ये बेटा बनता है $19, ठीक है, $19,000 बनता है। अच्छा, तो आपने सीखना क्या है कि आपने एक्सपेंसेस की डायरेक्ट परसेंटेजेस नहीं ले लेनी। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो रेंट एंड इंश्योरेंस 21 का दिया हुआ था, आपने 21 का नहीं 40%, 20% ले लेना, बल्कि उस एक्सपेंस में से एक्रूड और प्री पेड को पहले एडजस्ट करना है। अब जैसे एक्रूड है तो उसको ऐड करना होता है, और अगर ईयर एंड पे प्री पेड एक्सपेंस है तो माइनस करना होता है। जैसे यहाँ पे बेटा प्री पेड हमें दिया हुआ है, अब हमने जो $19 आया है उसका 40% यहाँ, 40% यहाँ और 40% यहाँ ले लेना है। तो मैं दोबारा वर्किंग में जाता हूँ, तो ये 19 देखो बेटा मेरे पास आया हुआ है, मैं इनको ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको नज़र सही आए जी। तो इफ़ वी सी ये इस तरह चल रहा है। अच्छा बेटा, अब $19,000 समझ लो टोटल रेंट एक्सपेंस है, इसका 40% एडमिनिस्ट्रेशन में लेना है। तो मैं क्या करूँगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 7.6। ओके, फिर 40% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लेना है, उसी तरह होगा 19 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100, तो 7.6। फिर अदर एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो वो आई थिंक 20% यहाँ लेने, तो ये 20% जो है वो आप यहाँ ले लेंगे। तो मैं क्या करूँगा बेटा, 19, मैं 21 को नहीं यूज़ कर रहा, मैं 19 को यूज़ कर रहा हूँ। 19 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3.8। अच्छा, फिर इसके बाद देखो कौन सा एक्सपेंस आ रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस आ रहा है। अब डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस अगर आप देखें क्वेश्चन में जाके, तो वो कह रहा था जी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है 2% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में अब हम कॉस्ट देखेंगे कि क्या आ रही है। तो देखो ये बेटा प्रीमिसेस की कॉस्ट आ रही है 600, तो $600,000 की हमने प्रीमिसेस खरीदी थी, उसका 2% जो है वो आपका डेप्रिसिएशन है। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बेटा। तो ये अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 12। तो जो 12 की डेप्रिसिएशन आई है प्रेमिसेस की, उसको हमने कैसे एलोकेट करना है, अगर आप देखो तो 50% एडमिनिस्ट्रेशन में लेना है, 25% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लेना है, और फिर 25% अदर एक्सपेंसेस में लेना है। तो जो 12 आया है उसका 50% आपने एडमिनिस्ट्रेशन में पहले लेना, तो वो बेटा आ जाएगा 6, और आई थिंक ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 3। ये 3 कैसे आया, 12 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेजेस दी हुई है बेटा, आप उनको लेके जाओ। अब आगे जाते हैं, अब हमने डेप्रिसिएशन लेनी है ऑफिस इक्विपमेंट की। अब वो जो ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है वो कह रहे हैं 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है आपने। तो जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट पहले लेते हैं और उसमें से उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। तो 220 की इक्विपमेंट है बेटा, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो $220,000 की इक्विपमेंट है, $70,000 वो ऑलरेडी डिप्रिसिएट हो चुकी है, मल्टीप्लाई बाय, अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो हमें 30% दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा ये जो डेप्रिसिएशन आएगी ना वो 45 आएगी मेरे ख्याल से जी। तो ये इस तरह होगा जी। तो डेप्रिसिएशन टोटल आ गई बेटा 45। अब इसको हमने कैसे अपोर्शन करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 60% डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन में ले लें, मतलब 45 का 60%, फिर 20% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और फिर 20% अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। चलें जी, तो 45 का पहले 60% अगर हम लें तो 45 का 60% बेटा आता है 27, और फिर आपका 20% और फिर 20% जो कि 9.0 और फिर 9. मैंने 45 का 60% यहाँ ले लिया, फिर 20% यहाँ ले लिया, फिर 20% यहाँ ले लिया। चलिए बेटा, फिर वेजेस एंड सैलरीज आ रही हैं। वेजेस एंड सैलरीज की देखें कोई एडजस्टमेंट दी हुई थी हमें, बिल्कुल यहाँ अगर आप देखो तो एक्रूड दी हुई है वेजेस एंड सैलरीज 8000 की। आई थिंक हमने उनको ऊपर एडजस्ट कर दिया है जी। तो ये देखें सैलरीज एंड वेजेस दी हुई हैं, 76 की पहले थी,
8 की जो है वो बाद में एक्रूड हुई हैं, तो आप 76 में जो है ना वो 8 ऐड कर देंगे, फिर उसको आगे अपोर्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलरीज एंड वेजेस हैं वो 76 की हैं, इसमें आप 8 ऐड करेंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास टोटल क्या बनता है। टोटल बन रहा है बेटा $84, ठीक है। अब ये जो वेजेस एंड सैलरीज टोटल 84 की आई, इनको हमने कैसे अपोर्शन करना है। 70% एडमिनिस्ट्रेशन में लेना है, 30% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लेना है। ओके, तो $84,000 हैं, इसका 70% एडमिनिस्ट्रेशन में ले लें। मेरी क्लास नहीं हो रही है, मैं ये सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बच्चों को रिकॉर्ड करके देना है। तो आप अपना काम करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं क्लास आगे बच्चे नहीं बैठे हुए, ये पेपर्स आए हुए हैं ना बच्चों के, तो कुछ क्वेश्चन जो है उनसे नहीं सॉल्व होते, मैं फिर रिकॉर्डिंग करके दे देता हूँ। आप इजीली अपना काम करें। अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो मैं उठ जाता हूँ अगर कहते हैं। अच्छा चल, नहीं कोई मसला नहीं, मैं बस। अच्छा जी, सॉरी बेटा। अब वेजेस एंड सैलरीज में आ जाएँ। $84,000 बनते हैं। अब इसका 70% बेटा हमने एडमिनिस्ट्रेशन में लेना है, तो 84 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100, तो ये 58 बनेगा। और फिर 84 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, ये बेटा सॉरी ये 58.8 है। अच्छा ओके, तो 30% अगर हम लें इसका तो वो आता है 25.2। डन। अच्छा जी, फिर बेटा इरिकवरेबल डेट्स हैं, ये हम ट्रायल बैलेंस में से ले लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखें तो $3 के या $3,000 के इरिकवरेबल डेट्स दिए हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जी इरिकवरेबल डेट्स को आपने एक ही ग्रुप में लेना है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। तो हम वर्किंग में जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 3.0। डन। अच्छा जी, अब ज़रा हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कोई ऐसा एक्सपेंस रह तो नहीं गया जो हमने अभी तक ना लिया हो। तो देखो ये रिकवरेबल डेट्स हमने ले लिए हैं और बाकी ऊपर से भी सारी चीज़ें ले ली हैं। ये देखो ये एक सन्ड्री एक्सपेंसेस रह गए। याद रखें सन्ड्री एक्सपेंसेस को मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कहते हैं या अदर एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो वो $29,000 हैं, तो वो सन्ड्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, याद रखना है आपने, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस ओके, वो $29,000 हमें दिए हैं। ओके बेटा, अब वर्किंग 1 हम कर रहे हैं, तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तो फाइनली बेटा आपने इसका निकाल लेना है टोटल हर कॉलम का अलहदा करना है आपने। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हैं उसमें देखें ये सारी अमाउंट्स आप ऐड करें तो आपके पास जो टोटल आता है वो 102.4 आता है। और ये वाली आप ऐड करें सारे तो आपके पास 44.8 आता है। और फिर अगर ये वाली अमाउंट्स आप ऐड करें तो इनका सम आता है बेटा 44.8। तो ये एक मेजर वर्किंग है अगर आपको फंक्शनल हेड्स के मुताबिक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी है। चलिए बेटा, अब ये जो इनकी अमाउंट्स टोटल आई हैं इनको हम उठा के ऊपर लिख लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है बेटा 102.4। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास आ रहा था 44.80, ये मैंने वर्किंग 1 से ही लिया है। और बेटा अदर एक्सपेंसेस भी हैं वो 44.8 आ रहे हैं। चलें, अब आगे प्रोसेस वही है कि आपने एक्सपेंसेस का टोटल करना है और उनको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। तो अब मैं इसके नीचे लंबी लाइन एक लूँगा जो कि सेकंड एंड थर्ड कॉलम को क्रॉस करके गुजरेगी। तो अब जो टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास बनते हैं इन तीनों को ऐड करके बेटा वो बनते हैं 192। ठीक हो गया। चलें जी, अब हमें कौन सा प्रॉफिट निकालना है। दिस इज़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वो कैसे निकलेगा, देखो ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करें और एक्सपेंसेस माइनस करें तो हमारे पास अमाउंट आती है 154। दिस इज़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का दूसरा नाम क्या होता है, इसको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। अच्छा बेटा, इसमें से फिर हमने एक चीज़ लेस करनी होती है जिसको हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। ओके जी, तो फाइनेंस कॉस्ट इसमें से हम माइनस करेंगे। अब फाइनेंस कॉस्ट में आपको मैंने बताया था इंटरेस्ट लेना होता है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, बैंक लोन का इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट,
क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें इन तीनों में से क्या दिया हुआ है। सो इफ़ वी सी, हमें क्वेश्चन में डिबेंचर्स नज़र आ रहे हैं, तो टोटल डिबेंचर्स की वैल्यू है 150,000 और उसके ऊपर 8% हमने इंटरेस्ट दिया। तो 150,000 का 8% जो है बेटा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे अगर आप देखो तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमें दिया हुआ है, ये मैंने नहीं लिया इनकम स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस पर रिलाई नहीं करना, मैंने डिबेंचर्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके उसका इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, तो वैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वो 6 पे कर चुका है, लेकिन हम पूरे साल का निकालेंगे तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और फिर 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहीं पे वर्किंग शो कर देता हूँ, इंटरेस्ट जी सॉरी, तो ये बेटा आ रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये कैसे हम निकालेंगे? 150 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100। सही हो गया जी। तो ये जो आ रहा है तो ये 12 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो ये एक ही इंटरेस्ट है, तो आप ये थर्ड कॉलम में ही ले लें। ठीक है, अगर 2 होते तो हम उन्हें यहाँ ऐड करके फिर थर्ड कॉलम में लेते हैं। ओके बेटा, तो ये जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 12 का बन रहा है। ठीक है, डन। नाउ वी हैव दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यस, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो कैसे निकलेगा? आप 154 जो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसमें से आप इंटरेस्ट निकाल दें जिसको फाइनेंस कॉस्ट आप बोल रहे हो, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 142। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद एक ही चीज़ रह जाती है जिसे हम कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो देखें कितना बनता है, वो फिर हम उसे लेस कर देंगे। क्वेश्चन में अगर आप जाएँ तो ये देखो कॉरपोरेशन टैक्स $13,000 का गिवन है, तो यहाँ पे फिर आप 13 यहाँ से लेस कर दें। जब भी लेस करेंगे तो नीचे लाइन लगाएंगे बेटा, तो ये एक लाइन हमारी यहाँ आ जाएगी और फिर जी। तो अब कॉर्पोरेशन टैक्स भी आपने लेस कर दिया है, हमारी अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके जी। सो हमने कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनाई है फंक्शनल बेसिस को यूज़ करके, तो उसका नेट प्रॉफिट आया है 129। नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। नेट प्रॉफिट का वर्ड यूज़ नहीं करना कंपनीज में। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कहते हैं। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है बेटा, इसके नीचे 2 डबल लाइन आपने लगानी होती है, तो वो डबल लाइन हम लगा देते हैं ऐसे। डन। चलें, अब मैं थोड़ा सा इसको डिस्प्ले करता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। बिल्कुल ठीक है जी बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इस क्वेश्चन के साथ, इस सॉल्यूशन के साथ इसकी वर्किंग्स भी होती हैं, तो जो वर्किंग है बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, ये इसकी वर्किंग है। इसी तरह वर्किंग्स आप बाकी भी कर सकते हो, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें ज़्यादा वर्किंग्स होती हैं, तो आप वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 मेंशन करके लिखें। ये वर्किंग आप करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये वर्किंग नहीं शो की तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, वर्किंग के भी काफ़ी सारे मार्क्स होते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।